हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बाय प्रोग्रामिंग क्लू। हम लोग फंडामेंटल में अभी कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने हिस्ट्री को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। हम लोग ने पहले पार्ट में समझा कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्यों कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर पड़ा, वाई इट इज़ कॉल्ड डेटा प्रोसेसर, इफ़ इट इज़ कॉल्ड डेटा प्रोसेसर सो व्हाट इट्स मॉडल, प्रोसेसिंग मॉडल क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया है कि कैसे वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर से कैसे एक पिक्चर लेने लगा हल्के हल्के डिजिटल कंप्यूटर की, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो इसकी 5 जनरेशन्स होती थी उसमें से हम लोगों ने अब तक 2 जनरेशन्स कवर कर ली हैं। आज बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि 3rd जनरेशन कंप्यूटर क्या थी, क्या डिफरेंट था इसके अंदर, What the different that the 3rd generation computer bring with itself, वो अपने साथ क्या नया एडवांसमेंट लेके आई थी, इन्हांसमेंट लेके आई थी कंप्यूटर में। तो चलिए बिना किसी देरी की विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप सब लोग जानते हैं कि 1st जनरेशन कंप्यूटर में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी, एंड दैट टेक्नोलॉजी वाज वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी फॉर कंप्यूटेशन एंड मेमोरी और सीपीयू के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और 2nd जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि जॉन बार्डीन, विलियम शॉकली और वॉल्टर ब्रैटन ने एक नया स्विचिंग डिवाइस बना दिया। उस डिवाइस को कहा गया था ट्रांजिस्टर, और उसने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली थी। मतलब अब ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज़ हो रहे थे और सीपीयू और मेमोरी की जगह यूज़ हो रहे थे। इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बच रही थी क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो वर्नरेबल थे और जो ट्रांजिस्टर नए थे वो कम वर्नरेबल थे, वो ज़्यादा टाइम तक चलते थे, वो ज़्यादा रिलायबल थे। ओके, लेकिन 3rd जनरेशन कंप्यूटर में कुछ नई चीज़ें आई। नई चीज़ें क्या आई, जैसे कि ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को ओवरकम किया था, उसको रिप्लेस किया था, वैसे ही 3rd जनरेशन में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसने ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आईसी। हम लोग आईसी नाम से भी उसको जानते हैं और आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इन्वेंट किया था जैक्स एंड क्लेयर केल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा। रॉबर्ट नॉइस और क्लेयर केल्बी ने इसको इन्वेंट किया था, फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट को। ये बेसिकली क्या थी, ये बेसिकली एक सिलिकॉन चिप थी। ये ऐसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। आपने कोई अगर मदरबोर्ड देखा होगा तो उसके अंदर ये सारी चिप्स आज भी लगी होती हैं, हाँ, लेकिन आज थोड़ी सी छोटी होती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये थोड़ी सी बड़ी होती थी और अपने अंदर क्या करती थी, अच्छा ये कैसे वर्क करती थी, मैंने आपको दिखाया था कि ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये ट्रांजिस्टर्स हैं, ओके। ट्रांजिस्टर, ये हम लोग को अगर 500 ट्रांजिस्टर अरेंज कर रहे हैं तो हम लोग को 500 डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल। लेकिन जब आईसी का कॉन्सेप्ट क्लेयर केल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने दिया तो एक आईसी में क्या एडवांसमेंट थी वो जानते हैं। एक आईसी अपने अंदर 3rd जनरेशन में लगभग 10 से 20 ट्रांजिस्टर कंटेन करती थी। मतलब कि वैक्यूम ट्यूब को ओवरकम किया ट्रांजिस्टर्स ने और ट्रांजिस्टर को ओवरकम किया आईसी ने। आईसी अपने अंदर पावर रखती थी 10 से 20 ट्रांजिस्टर्स की। मतलब ये कि जो काम 10 से 20 ट्रांजिस्टर्स करते थे वो अकेली एक आईसी करती थी। अब आपको ये बात क्लियर होगी, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि साइज़ कितना कम हो गया होगा कंप्यूटर का, जो कंपैरेटिवली साइज़ था वो कितना कम हो गया होगा 2nd जनरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2nd जनरेशन में क्या था कि हम लोग को बहुत अगर 10 ट्रांजिस्टर्स हमको यूज़ करने तो 10 अलग अलग ट्रांजिस्टर्स यूज़ करने पड़ते थे, ओके। लेकिन अब 3rd जनरेशन कंप्यूटर में इन 10 से 20 तक के जो ट्रांजिस्टर्स थे उनके लिए एक सिंगल चिप आ गई थी, एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। और ये सर्किट अपने अंदर क्या करता था कि 10 से 20 तक की, ये एक नॉर्मल स्केल है कि 10 से 20 तक के ट्रांजिस्टर्स को अपने अंदर कंटेन कर लेता था। ये
जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये उसका इंटीरियर पार्ट है। और ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर को रखता था, ठीक है, ये पूरा एक सर्किट बनाता था ऐसा। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा सर्किट है कंपैरेटिव टू दोज ट्रांजिस्टर विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन बर्डीन, ठीक है। तो इसने साइज तो रिड्यूस किया ही था। अब ये एक सिलिकॉन की चिप पे था, ठीक है। ये अपने अंदर लगभग 10 से 20 ट्रांजिस्टर भी कंटेन करता था, रेजिस्टर और कैपेसिटर टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते थे उनको कंटेन करता था। छोटा होने की वजह से इसकी जो कॉस्ट थी वो कंपैरेटिवली टू दोज ट्रांजिस्टर कम थी। ओके, एक तो न्यू टेक्नोलॉजी थी, साइज छोटा था, जो पावर थी उसके अंदर वो ज़्यादा थी क्योंकि वो 10 से 20 ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स को कंटेन करता था। पावर ज़्यादा थी, साइज़ कम था और उसकी जो कॉस्ट थी वो भी कम थी, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स को हेल्प की गई सिलिकॉन चिप्स के द्वारा, इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा, कि उसको इन्हेंस किया जाए, उसका साइज़ रिड्यूस किया जाए और पावर को बढ़ाया जाए, ठीक है। इसी टेक्नोलॉजी ने इस जो ट्रांजिस्टर्स को इनकैप्सुलेट करने की जो टेक्नोलॉजी थी विच वॉज आईसी, इसी ने हम लोग को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ावा दिया। इसी ने हम लोग को लीड किया टुवर्ड द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोसेसिंग की बात हो गई। इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या होने लगा कि मेमोरी और सीपीयू की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट ने अब ले ली थी। ट्रांजिस्टर की जगह बेसिकली जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे सीपीयू और मेमोरी की जगह सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में उसकी जगह ले ली थी इंटीग्रेटेड सर्किट ने, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ही चीप थे इन कंपैरिजन टू दोज ट्रांजिस्टर्स। यहाँ तक बात हो गई सीपीयू और मेमोरी की इन्हेंसमेंट की, एडवांसमेंट की। अब बात करते हैं स्टोरेज की। बेसिकली थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक डिस्क या टेप्स थी उनका साइज़ बढ़ गया। टेक्नोलॉजी वही थी, बस उनका साइज़ बढ़ा दिया गया। जैसे कि अगर पहले मैग्नेटिक कोर, टेप या डिस्क पर कुछ केबीज़ आती थी, अब वहीं पर कुछ एमबीज़ आने लगी थी। मतलब ये कि जहाँ पर किलोबाइट तक के डेटा को मैग्नेटिक कोर या डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप हैंडल करता था, अब वहीं पर जो ये मैग्नेटिक कोर थी वहाँ कुछ मेगाबाइट्स कंटेन करती थी अपने अंदर। तो जो मैग्नेटिक कोर्स थी वो प्राइमरी मेमोरी के तौर पे ट्रीट की जाती थी, प्राइमरी मेमोरी की तरह ट्रीट की जाती थी। इनका साइज़ होता था लेस देन 5 MB, ये 5 MB से कम होती थी। और जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप यूज़ होने लगे थे वो लेस देन 10 MB होते थे। अब आप देख सकते हैं कि उस वक्त भी इतनी सेकेंड जनरेशन से मेमोरी को इन्हेंस किया गया, फिर भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अगर मेमोरी होती थी तो 10 MB होती थी और उससे भी कम होती थी। ओके, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में मल्टी कोर जो मैग्नेटिक कोर्स थी उसको प्राइमरी मेमोरी की तरह ट्रीट किया जाता था विच वॉज लेस देन 5 MB, और मैग्नेटिक डिस्क और टेप जो होते थे उसको सेकेंडरी स्टोरेज की तरह ट्रीट किया जाता था विच वॉज लेस देन 10 MB। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्हेंसमेंट हुई। टाइम शेयरिंग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया ऑपरेटिंग सिस्टम में। बेसिकली ये क्या करता था, टाइम शेयरिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कैसे, किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम थे। बस आप ये समझ लीजिए कि ये नए ऑपरेटिंग सिस्टम थे, क्योंकि अब तक जो सेकेंड जनरेशन थी वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर रही थी और ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक नया कॉन्सेप्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम के वे में। और दूसरी चीज़ जो हुई थी, जो सेकेंड जनरेशन में फोर्ट्रॉन और कोबॉल निकले थे, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकली थी, उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि फोर्ट्रॉन को पहले किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। ओके, वो जनरलाइज नहीं थे, स्टैंडर्डाइज नहीं थे। लेकिन बाद में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, इसको आंसी भी कहते हैं, इसका कुछ एब्रीविएशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसको आंसी भी कहते हैं। इसने 1966 में फोर्ट्रॉन को और 1968 में कोबॉल को स्टैंडर्डाइज कर दिया। अच्छा, स्टैंडर्डाइज करने से फ़ायदा क्या मिला? देखिए, इन लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज करने से फ़ायदा ये मिला कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप फोर्ट्रॉन या कोबॉल की लैंग्वेज से बनाएंगे,
किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या पर्टिकुलर मशीन के लिए, वो वही सेम सॉफ्टवेयर आप दूसरी मशीन, दूसरे कंप्यूटर के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। मतलब आप जो एक कंप्यूटर के लिए बनाएंगे सॉफ्टवेयर, वो दूसरे कंप्यूटर पर भी वैसे ही वर्क करेगा। पहले के टाइम में ऐसा हमको अलाउ नहीं था, हम लोग को हर मशीन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता था। लेकिन ANSI के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ द ANSI स्टैंडर्डाइजेशन, Fortran and COBOL become the standard languages for making the operating system for the different machines and different computers in the year between 1966 and 1968. Okay? इसी स्टैंडर्डाइजेशन के बाद बहुत सारी न्यू हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। सम ऑफ देम आर PL1, पैस्कल और बेसिक। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुई, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस की गई। तो जो भी हम लोग ने इस स्लाइड में पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जैक सेंट क्लेयर कैल्वी एंड रॉबर्ट नॉइस ने इन्वेंट किया था इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक सिलिकॉन की बेसिकली चिप थी जो अपने अंदर 10 से 20 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स रखती थी। ओके, इसी टेक्नोलॉजी ने हम लोग को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ावा दिया। दिस लीड अस टू द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। ओके, इसके बाद हम लोग को लार्जर मैग्नेटिक कोर, लार्जर सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्टोरेज मिलने लगा। प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे मैग्नेटिक कोर यूज होने लगी विच वॉज लेस देन 5 MB, और सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर मैग्नेटिक डिस्क और टेप यूज होने लगी विच वॉज लेस देन 10 MB। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना जिसने रिप्लेस किया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये बना था फोर्ट्रॉन और कोबॉल के स्टैंडर्डाइजेशन के बाद। ओके, जब फोर्ट्रॉन और कोबॉल को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया बाय द हेल्प ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन द ईयर ऑफ 1966 एंड 1968 रिस्पेक्टिवली, उससे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना और ये पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में कैपेबल हो पाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और उसके बाद नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस निकल के आई विच वॉज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसमें से कुछ मेजर थी PL1, पैस्कल और बेसिक। ठीक है, अब आप ये IC का देख ही चुके कि IC कैसी होती है और ये अंदर से कैसी दिखती है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। जॉन कैमेने और थॉमस क्रूज ऑफ डर्थमोथ कॉलेज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन कैमेनी और थॉमस क्रूज। ये कहाँ के स्टूडेंट्स थे? ये थे डर्थमाउथ कॉलेज। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। पहला एक कंप्यूटर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक कॉमर्शियल तौर पर बेचना शुरू किया गया, वो 1965 में किया गया। ठीक है, कंपनीज ने क्या किया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बेचना शुरू किया, कंप्यूटर को एक्चुअली सेलिंग शुरू करी। ओके, लेकिन 1965 में सारी कंपनीज ने एक ये तय किया था कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ देंगे। लेकिन IBM ने 1969 में क्या किया, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को अलग अलग बेचना शुरू किया। ठीक है, ये उसकी अपनी पॉलिसी थी। उसने 1969 में सेलिंग शुरू करी अपने कंप्यूटर्स की, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को अलग अलग सेलिंग शुरू करी। IBM ने अपना मेन फ्रेम बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम विच वॉज सिस्टम 360 और S360 भी इंट्रोड्यूस किया था इसी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो जो पहला मिनी कंप्यूटर था वो कॉमर्शियली अवेलेबल हुआ था 1965 में, और इसको किस कॉर्पोरेशन ने बनाया था? द नेम ऑफ दैट कॉर्पोरेशन वाज डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। और इस कॉर्पोरेशन ने इस मिनी कंप्यूटर को जो कॉमर्शियली अवेलेबल था नाम दिया प्रो। ठीक है, इसके बाद एक और कंप्यूटर था जिसका नाम था प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था PDP-8, जो कि वर्क करता था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और जिसकी कॉस्ट थी 1/4 ऑफ ए ट्रेडिशनल मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो शुरुआत में मेन फ्रेम कंप्यूटर आए थे उनकी 1/4 थी, 1/4 उसकी कॉस्ट थी। तो ये बेसिकली दो कंप्यूटर थे जो कॉमर्शियली अवेलेबल थे थर्ड जनरेशन में। ओके, तो हम लोग ने थर्ड जनरेशन के अंदर क्या समझा कि थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी को समझा कि थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी, नई टेक्नोलॉजी जो थी। उसके बाद कि जो सॉफ्टवेयर में चेंजेस आए, जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू फोर्ट्रॉन और कोबॉल में,
उससे क्या बेनिफिट मिला। उसके बाद हम लोग ने देखा कौन सी नई लैंग्वेजेस आई लाइक पैस्कल एंड बेसिक। हम लोग ने इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा दिखता है हम लोग ने वो भी देखा, और कुछ जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक फैक्ट था वो जाना कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, कब कॉमर्शियल यूज़ शुरू हुआ कंप्यूटर का। तो ये सब हम लोग ने आज इस वीडियो में समझा। So if you like this video, if you got this video informative, so like it, subscribe it and share it with your friends. And thanks for watching this video.